Today we are going to start a very important exercise in grammar, which is voice. As you know, voice are of two types, active and passive, and they are frequently asked in the question papers, in the competitive exams, in board exams. So let's begin. Voice is that form of the verb which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it. वॉइस वर्ब की वो फॉर्म होती है जो ये बताती है कि सब्जेक्ट कुछ करता है या उसके साथ कुछ होता है। अगर सब्जेक्ट कुछ करता है तो एक्टिव होता है, सब्जेक्ट के साथ कुछ होता है तो ये पैसिव होता है। मीन्स एक्टिव वॉइस इज व्हेन द सब्जेक्ट डज समथिंग एंड पैसिव वॉइस इज व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस एक टेंस के सहारे हम पैसिव को समझने की कोशिश करेंगे और फिर जो यहाँ किया जाएगा बाकी जगह भी वही काम करेंगे। एज यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ही एस लगा होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद भी अगर सेंटेंस में कुछ आता है तो इसे अदर वर्ड्स कहते हैं। पैसिव करने में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, आगे लाते हैं। बी की कोई फॉर्म पैसिव में ली जाती है तो यहाँ इज एम आर में से एक फॉर्म लेंगे। वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अगर सेंटेंस में कोई अदर वर्ड्स बचे हुए हैं वे लिखे जाएंगे। इसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे रूल ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक्टिव कंस्ट्रक्शन है, ऑब्जेक्ट फॉर्म फ्रॉम बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव कंस्ट्रक्शन होता है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं, आई के साथ एम का उपयोग किया जाता है और यू वी दे प्लूरल जो भी होते हैं उनके साथ आर का उपयोग करते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज जरूर एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको दिमाग में। आई और मी इंटरचेंजेबल होते हैं। मीन्स जब आई सब्जेक्ट है तो आई लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा होगा, लेकिन जब हम इसे बाय सब्जेक्ट के रूप में आखिरी में लिखेंगे तो बाय आई नहीं लिखा जाएगा, लिखेंगे बाय मी। इसी तरह अगर मी पीछे है, ऑब्जेक्ट की जगह पे है, उसे आप शिफ्ट आगे करते हैं तो वो मी ना रह के वापस बदला होगा आई में। वी का अस होता है, यू की स्पेलिंग एक सी रहती है और काम बदल जाते हैं। ही का हिम, शी का ऑब्जेक्टिव हर होता है, दे का देम होता है, इट दोनों केसेस में एक सा रहता है, नाम दोनों जगह एक सा रहता है। अब जो इंस्ट्रक्शन मिलता है, जो निर्देश मिलता है, वो दो में से कोई एक होता है। या तो लिखा जाता है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अगर चेंज इनटू पैसिव वॉइस लिखा है माने एग्जामिनर भला आदमी है, आसानी दे रहा है। चेंज द वॉइस लिखा है तो थोड़ी सी कठिनाई होती है। फिर आपको पता लगाना होता है कि सेंटेंस अगर एक्टिव में है तो पैसिव में बदलेंगे, पैसिव में है तो एक्टिव में बदला होगा। हालांकि मोस्ट फ्रीक्वेंटली पैसिव में ही चेंज कराते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है आई हेल्प हिम। आई सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हिम ऑब्जेक्ट है। हिम को जब आगे लाएंगे तो ये होगा ही। इज एम आर में से एक सिलेक्ट करना है तो होगा इज। हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प और आई को अब जब पीछे ला के लिखेंगे तो लिखा जाएगा बाय मी। आई हेल्प हिम का पैसिव होगा ही इज हेल्प्ड बाय मी। अगर यही सेंटेंस होता ही हेल्प्स अस, अब हेल्प में एस लगा हुआ है ही की वजह से, अस को आगे लेके आएंगे तो वी के साथ यूज करेंगे आर, हेल्प्ड बाय हिम। ही हेल्प मी अगर होता तो मी को आगे लेके आते, आई लिखते, आई के साथ एम का उपयोग करते, हेल्प्ड बाय हिम। इफ द सेंटेंस इज आई हेल्प यू, यू स्पेलिंग में दोनों जगह एक सा रहता है तो यू आर हेल्प्ड बाय मी। ही हेल्प्स हर को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा शी के साथ यूज करेंगे इज का, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड और बाय लिखा जाएगा हिम। यू हेल्प मोहन, मोहन नाम है, इसे पहले लिखेंगे मोहन इज हेल्प्ड बाय यू। तो ये बेसिक है। इज एम आर जो उपयोग करेंगे वो उस ऑब्जेक्ट के आधार पर उपयोग करते हैं जो हम ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब कुछ खास बातें जिनमें से परीक्षा में पूछा जाता है और जहां अक्सर गलतियां होती हैं तो एक एक करके इन्हें करते हैं।
सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है पोजीशन ऑफ अदर वर्ड्स। ऑल अदर वर्ड्स आर रिटन आफ्टर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बट टाइम एक्सप्रेशन इज रिटन इन द एंड। इस एक बात को समझो ध्यान से, सारे अदर वर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखे जाते हैं, और चूंकि दूसरे तरह के ही होते हैं इसलिए एक आदत बन जाती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमें अदर वर्ड्स लिखना है। बट इफ द अदर वर्ड्स कंटेन और शो टाइम, अगर वो टाइम एक्सप्रेशन है, समय बताने वाला है, तो इंग्लिश ग्रामर की सामान्य पद्धति है कि टाइम हमेशा सबसे अंत में लिखा जाता है। इन दैट केस बाय सब्जेक्ट पहले लेना पड़ेगा, टाइम को आखिरी में लिखेंगे। आई प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, आई सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, और इन द ग्राउंड अदर वर्ड्स है। जब इसे पैसिव बनाएंगे तो लिखेंगे क्रिकेट इज प्लेड इन द ग्राउंड बाय मी। इन द ग्राउंड जो अदर वर्ड्स हैं उनकी पोजीशन ध्यान से देख लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। बट इफ द सेंटेंस इज आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग, अब थोड़ी सी गड़बड़ होगी। आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग अदर वर्ड्स तो है, बट दे आर ऑल्सो एक्सप्रेसिंग टाइम, वे समय भी बता रहे हैं। इन दैट केस क्रिकेट इज प्लेड बाय मी पहले लिखेंगे, इन द मॉर्निंग आखिरी में लिखेंगे। अगर इसे ऊपर वाले जैसा करते और बाय मी आखिरी में लिखते तो इन द मॉर्निंग टाइम एक्सप्रेशन है, उसके बाद हम बाय मी का उपयोग कर रहे होते, जो गलत होता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो याद रखना है वो है डबल ऑब्जेक्ट। देयर आर सर्टेन वर्ब्स इन इंग्लिश विच टेक टू ऑब्जेक्ट्स। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। जब दो होते हैं तो एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जनरली नॉन लिविंग होता है। दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, लिविंग होता है। मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, तो दो ऑब्जेक्ट है। टीच का जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पढ़ाया जो जाता है वो इंग्लिश है, नॉन लिविंग है। जिसे पढ़ाया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम हैं, जीवित है। तो अब दो पैसिव संभव है। पहला होगा लिविंग से बनाओ, और परीक्षा में एग्जाम में हमेशा लिविंग से ही बनाना है। टू अवॉइड अननेसेसरी रिस्क, गैर जरूरी खतरा टालने के लिए डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस में जब तक ये कहा ना जाए कि यूज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेक पैसिव, दैट ओनली हैपेंस इन द केस ऑफ हायर क्लासेस। अस को आगे लाएंगे वी आर टॉट, इंग्लिश अदर वर्ड हो जाएगा बाय मिस्टर गुप्ता। इंग्लिश से अगर बनाते नॉन लिविंग से, तब ये बनता इंग्लिश इज टॉट। अब हमें अस लिखना है। टॉट अस थोड़ा सा लेक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, तो प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। इंग्लिश इज टॉट अस बाय मिस्टर गुप्ता इज ऑल्सो करेक्ट, बट इट लैक्स क्लैरिटी ऑफ मीनिंग, तो टू लगाना चाहिए। हालांकि इस बात पे अभी लोग एकमत नहीं है कि ये टू लगना चाहिए या नहीं। दैट इज वाई आई सेड हम जीवित से बनाएंगे वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर गुप्ता। शी गिव्स हिम अ गिफ्ट, हिम और अ गिफ्ट दो चीजें हैं। हिम से बनाएंगे, आगे आगे होगा ही इज गिवन ए गिफ्ट बाय हर। ए गिफ्ट से अगर बनाते तो अ गिफ्ट इज गिवन टू हिम बाय हर। डबल ऑब्जेक्ट जब होते हैं तो लिविंग नॉन लिविंग किसी से भी बनाया जा सकता है, जब तक स्पेसिफिक निर्देश ना हो। तो सेफ तरीका है लिविंग से बनाना। हालांकि नॉन लिविंग से बनाने में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, केवल टू इंसर्ट करना होता है टू मेक द मीनिंग क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और जिसमें से परीक्षा में बहुत ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, अदर प्रीपोजिशंस देन बाय। होता यह है कि जब से पैसे बनाना सीखते हैं तब से ये बाय सब्जेक्ट लगाते हैं, तो एक आदत बन जाती है कि आखिरी में पहुंचे तो फिर मन होता है कि अब बाय हिम, बाय मी, बाय अस लिख दिया जाए, काम पूरा हो गया। बट देयर आर सम वर्ब्स विच टेक देयर ओन प्रीपोजिशन। कुछ क्रियाएं होती हैं जो अपना खुद का प्रीपोजिशन रखती हैं, जैसे नो और मैरी, इनके बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। सिंपैथाइज के बाद हमेशा विद का उपयोग होता है। पब्लिश, कंटेन, इंटरेस्ट और इंक्लूड, ये चार वर्ब्स अपने बाद इन प्रीपोजिशन लेते हैं। जबकि सरप्राइज, वंडर और डिस्गस्ट घृणा, इनके बाद एट का उपयोग होता है। तो ऊपर वाली ये वर्ब याद रखना है। अब मान लीजिए सेंटेंस है आई नो हर,
बहुत पूछा हुआ सेंटेंस है, कई बार अनसॉल्व पेपर में आपको ये दिखेगा, आई नो हर, और ढेर सारे नंबर लोगों की ये कटवाता भी है। अभी आप खुद समझेंगे ऐसा क्यों होता है। आई नो हर को जब पैसे बनाएंगे तो हर को आगे लाके शी करेंगे, सिंपल है। शी के साथ इज लगेगा, ये भी आसान है। नो की थर्ड फॉर्म नॉन होती है, क्वाइट इजी। अब यहाँ तक आने के बाद फिर मन में प्रसन्नता होगी कि अब तो बाय मी ही तो बचा है, और वो बाय मी गलत बचा है। शी इज नॉन टू मी, इसलिए कि जो नो के बाद आने वाला प्रीपोजिशन है वो टू होता है, बाय नहीं होता। द बिल इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस, बिल में सारे टैक्स शामिल हैं। पैसे बनेगा ऑल द टैक्सेस आर इंक्लूडेड। अब इंक्लूड वर्ब के बाद आने वाला प्रीपोजिशन देखो कौन सा होता है, और उसी का उपयोग होगा इन द बिल। एक और तरह से ये जानकारी फायदा दे सकती है, ऊपर वाली वर्ब्स के बाद कभी भी खाली स्थान मिले, बिना शंका के उस प्रीपोजिशन को भर दीजिए जो इनके आगे लिखा है। इंटरेस्ट के बाद इनका ही प्रयोग होगा, दूसरे किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अगला बहुत महत्वपूर्ण वेरिएशन है, बाय सब्जेक्ट इज ओमिटेड। बाय प्लस सब्जेक्ट इज ओमिटेड, ये जो हम बाय सब्जेक्ट लिख रहे हैं पैसिव में, इसकी जरूरत कायदे से होती नहीं है, एंड अकॉर्डिंग टू मीनिंग किसी भी सेंटेंस में नहीं होती, बट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग ए स्ट्रक्चर हम ये कह रहे हैं कि बाय सब्जेक्ट पैसिव में लिखते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज डेफिनेट, अगर सब्जेक्ट डेफिनेट है तो देयर इज नो नीड टू राइट बाय प्लस सब्जेक्ट। इन द सेम वे इफ द सब्जेक्ट इज वेग, अगर सब्जेक्ट अस्पष्ट है, अनिश्चित है, देन देयर इज नो नीड टू राइट बाय प्लस सब्जेक्ट। डेफिनेट सब्जेक्ट्स होते हैं पुलिस, आर्मी, इंजीनियर, रॉबर। पुलिस चोर को गिरफ्तार करने में, आर्मी शत्रु से लड़ने में, इंजीनियर्स पुल बनाने में, और रॉबर्स डकैत बैंक लूटने में। ये काम ऐसे हैं कि इनके अलावा कोई करता नहीं है, तो बाय सब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। इन द सेम वे वेग सब्जेक्ट होते हैं प्यूपिल, समवन, समबडी, वन एंड दे। ये ऐसे अस्पष्ट सब्जेक्ट होते हैं जिनके बारे में ये पता ही नहीं होता कि एक्चुअली हु इज डूइंग दैट वर्क, वो काम कर कौन रहा है। इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे पीपल सेलिब्रेट दिवाली इन इंडिया, लोग भारत में दिवाली मनाते हैं, दिवाली पहले लिखेंगे, इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। बाय प्यूपिल नहीं लिखेंगे, और अगर लिख देते हैं तो गलत होगा। पुलिस अरेस्ट द थीफ इज अरेस्टेड। नो नीड टू राइट डाउन बाय पुलिस, क्योंकि अरेस्ट करने का काम पुलिस के अलावा और कोई एजेंसी नहीं कर सकती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मूड इज नॉट चेंज। ग्रामर में इंडिकेटिव, इम्परेटिव और सब्जंक्टिव, ये तीन तरह के मूड माने जाते हैं। इंडिकेटिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव में आदेशात्मक वाक्य होते हैं। सब्जंक्टिव मूड आजकल ग्रामर से गायब हो चुका है, अगली किसी वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। मान लीजिए सेंटेंस है आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। जो तकनीकी बात दिमाग में रखना है वो ये कि आई स्पीक इंग्लिश अफर्मेटिव है, तो इसका पैसिव भी अफर्मेटिव बनेगा, इंग्लिश इज स्पोकन बाय मी। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश नेगेटिव है, तो इसका पैसिव भी नेगेटिव होगा, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय मी। डू आई स्पीक इंग्लिश इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी। व्हेन डू आई स्पीक इंग्लिश, जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो पैसिव बनाने में उस क्वेश्चन वर्ड को वैसे ही रखते हैं, व्हेन इज इंग्लिश स्पोकन बाय मी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, याद करना है आज ही, ये नंबर दिलवाएगा। हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है। बाकी क्वेश्चन वर्ड्स की तरह इसे भी वैसा ही रखना था, लेकिन इसे बाय होम में बदलते हैं। बाय होम इज इंग्लिश स्पोकन, बाय होम हु को चेंज करते हैं बाय होम में, इज इंग्लिश स्पोकन। अगर बाय होम में चेंज ना करें तो ये सेंटेंस बनेगा हु इज इंग्लिश स्पोकन बाय। हु चूंकि सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के बारे में ही क्वेश्चन किया जा रहा है, तो बाय पे सेंटेंस खत्म कर देंगे, हु इज इंग्लिश स्पोकन बाय। जो हिट सूचना है वो ये कि पिछले 50 साल से इंग्लिश ग्रामर में बाय होम का प्रयोग बंद हो चुका है, नहीं किया जाता। लेकिन
जितनी भी ग्रामर की गाइड आपको उपलब्ध मिलेंगी सारी हु वाले सेंटेंस को बाय होम से बदलते हैं और हमारे टीचर्स भी ऐसा ही मानते हैं। इसलिए बाय होम से बना लें, लेकिन साथ में हु वाले सेंटेंस भी बनाते जाएं ताकि ये भी लगे कि वी हैव एंटर्ड द न्यू एरा, हम नवीन युग में प्रवेश कर चुके हैं। हु इज इंग्लिश स्पोकन बाय ही सही है, ऊपर वाले को गलत नहीं कह रहे, बट दैट कंस्ट्रक्शन इज आउटडेटेड। नाउ सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ये जो होमवर्क के रूप में मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, ये सारी के सारे पिछली एग्जाम्स के पूछे हुए सेंटेंस हैं और इनमें से कुछ तो क्रिकेट की भाषा में हैट्रिक ले चुके सेंटेंस हैं, 2 या 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। इन्हें कंप्लीट करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।